चलो आज ना जीएसटी को समझ लेते हैं, जो हमने किया था नील रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, और एक बार प्रोविजन देख लेते हैं। जीएसटी का जो जीएसटीआर 1 होता है, जीएसटीआर 1 होता है सेल रिटर्न, ये ऑलवेज सेल रिटर्न होता है, जो हम सेल करते हैं वो जीएसटीआर 1 में हम लोग शो करते हैं। ठीक है, जीएसटी नंबर लेना किसके लिए मैंडेटरी है? जो आउटवर्ड सप्लाई करता है स्टेट के बाहर, आउटवर्ड सप्लाई स्टेट के बाहर, मतलब उसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जो कोई भी सप्लाई, चाहे 1 रुपए का भी सप्लाई क्यों ना हो, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख का या 40 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अगर क्रॉस कर जाता है तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। लेकिन ना फाइनेंशियल ईयर टू ईयर देखना पड़ेगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सपोज करो कोई ट्रेड फेयर है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, ऐसे केसेस में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। उसके बाद सपोज अगर आप कोई ई कॉमर्स प्लेयर हो, ई कॉमर्स में कॉमर्स के थ्रू आप माल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। ये सर्विस के केस में भी है, अगर आप इंटरेस्टेड कोई भी सप्लाई दे रहे हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, गुड सप्लाई करो तो भी जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। अच्छा, इसमें जीएसटी नंबर लेने का एडवांटेज क्या है देख लो कि जीएसटी नंबर अगर आप लोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपको B2B सप्लायर से मिल जाएगा। अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड डीलर से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो और आप खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और दूसरे किसी पार्टी से अगर रॉ मटेरियल परचेज करते हो या कोई भी सर्विस लेते हो, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप किसी और को अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उनको भी जीएसटी में जो है ना आपको बिलिंग करने की जरूरत नहीं है, ना उनको जीएसटी में बिलिंग की कोई मतलब है। लेकिन कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप माल, सपोज करो आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो और रजिस्टर्ड पर्सन आप रजिस्टर्ड नहीं हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने माल खरीद लिया तो वो तो जीएसटी लगा के देगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, सपोज करो आपने कोई 50,000 का माल खरीदा तो 50,000 पे 9,000 रुपये जीएसटी लगा के वो आपको बिल दे देगा। अब आप अगर रजिस्टर्ड डीलर होते तो वो जो जीएसटी का पोर्शन है वो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट से आप क्लेम कर सकते थे एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो और वो सामने वाला बंदा जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा, आपको जीएसटी का रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बिल काट रहा है ना, जो सेलर को देखना पहले, जो सेल कर रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो तो जीएसटी नंबर अगर रजिस्टर्ड है उसके बाद जीएसटी नंबर है, वो तो आपका जीएसटी में बिल देगा और जीएसटी भी चार्ज करेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप जीएसटी में इनपुट क्लेम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रजिस्टर्ड डीलर होना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर होते तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका मिल जाता और आप कहलाते B2B पार्टी। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, दोनों पार्टी के पास जीएसटी नंबर है। तब तो जो भी आप परचेस पे आप जीएसटी नंबर पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, उस पर जो जीएसटी पे कर रहे हो आप परचेजर रॉ मटेरियल बायर से, ठीक है ना, जो भी आप बाई कर रहे हो, जो भी सेलर है, सेलर से जो आप बाई कर रहे हो, तो आपके बाई इनवॉइस पे आप जो जीएसटी पे कर रहे हो वो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो, सामने वाला जीएसटी रजिस्टर्ड है, जिससे आप जो सेल कर रहा है आपको, जिससे आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, आप नहीं हो, तो आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्लेम करने को मिलेगा नहीं, वो आपका टोटली कॉस्ट हो जाएगा। सपोज करो 1 लाख का माल लिया, 18,000 आपने जीएसटी दिया, आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई 1,18,000। उसके बाद आप प्रोडक्शन करके उसको जब बेचोगे तो आपको हाई प्राइस में बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड होते और वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड है जिससे भी आपने खरीदा, तो आपको बेनिफिट ये मिलता कि आपकी कॉस्ट 1 लाख होता और ये 18,000 रुपया आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता। तो जब आप सेल करते कोई प्रोडक्ट को, तो आप जब जीएसटी लगा के उनको सेल करते तो उस आउटपुट टैक्स जो आप लेते, जो पार्टी से आप टैक्स कलेक्ट करके फिर सेल करते, आप भी तो जब सेल करोगे तो टैक्स कलेक्ट करोगे, तो जो आप सेल करोगे उस पर जो टैक्स कलेक्ट करोगे उसमें से ये जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो माइनस हो जाएगा।
इट मीन्स फॉर्मूला क्या है, जीएसटी पे करना फॉर्मूला सबके लिए एक ही है, जो भी रजिस्टर्ड डीलर है उसके लिए फॉर्मूला ये है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल टू पेएबल। जो आउटपुट टैक्स मतलब आपने जो सेल किया, देखो आपने पहले परचेस किया, फिर उसके बाद आपने सेल किया, परचेस किया रॉ मटेरियल, बनाया फिनिश्ड गुड्स को फिर आपने सेल किया। तो जब आपने परचेस किया आपने जीएसटी दिया, वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी। जब आपने सेल किया फिनिश्ड गुड्स को तब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन गई। उसमें से जो आपने इनपुट पीछे पे किया था रजिस्टर्ड डीलर को रॉ मटेरियल के लिए, वो आपका माइनस हो जाएगा, जो फाइनल बैलेंस बचेगा वो आपको यू हैव टू पे, ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो स्टेट विद इन द स्टेट, अगर आपकी स्टेट में 40 लाख की लिमिट है तो 40 लाख तक आपको कोई जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर देखना है। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख की अगर आपका फॉल नहीं करता सेल तो आपको जरूरत नहीं है। सर्विस के कंडीशन में 20 लाख है, किसी स्टेट में 20 लाख भी है, गुड्स में भी, तो वो आपका डिपेंड करता है आप किस स्टेट में बैठे हो, आपको देखना है एप्लीकेबिलिटी क्या है। उसके बाद अगर आप दिल्ली में बैठे हो, गुड़गांव में माल बेच रहे हो तो वो हरियाणा है, तो आपको फिर वहाँ पे जीएसटी नंबर में आपको लेना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप बोलोगे मैं बॉर्डर ही तो सेल कर रहा हूँ, बॉर्डर तो बॉर्डर है, आप बॉर्डर भी तो माल सेल कर रहे हो, चाहे कार में भेज रहे हो चाहे किसी भी भेज रहे हो, नहीं, अगर आप बिल कर रहे हो गुड़गांव को तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, तो ही आप बिल कर पाओगे इंटर स्टेट सप्लाई में, चाहे 100 रुपए की माल क्यों ना बेचो। अगर दिल्ली से दिल्ली बेच रहे हो, अगर आपकी 40 लाख की टर्नओवर नहीं है तब आपके लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है। तो एक बार नील रिटर्न फाइल करके देखते हैं, जिसका कोई सेल ही नहीं है ड्यूरिंग द मंथ, कोई सेल नहीं है, कोई आपको इनपुट टैक्स रेट नहीं लेना, अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो नील रिटर्न जो है फाइल करना देख लेते हो। स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। अब ये जुलाई का रिटर्न फाइल नहीं हुआ, यहाँ लिखा हुआ है टू बी फाइल, यहाँ से आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये दोनों रिटर्न पेंडिंग है, जीएसटीआर 1 भी पेंडिंग है, जीएसटीआर 3B भी पेंडिंग है। जीएसटीआर 1 जो है सेल रिटर्न है, पहले सेल रिटर्न जाएगा उसके बाद 3B जाएगा। इसका जो जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट होता है, ये हमेशा याद रखना आपको ड्यू डेट, इसका रेगुलर का ड्यू डेट है 11th ऑफ एवरी मंथ। 11th मतलब जिस महीना का जिस मंथ का क्लोजिंग होगी उसके नेक्स्ट 11th तारीख तक इसको फिल कर देना है, ठीक है ना। तो अभी जुलाई क्लोज हुआ तो जुलाई का अगस्त के 11 तारीख तक हम फाइल कर सकते हैं। चलो अभी हम नील रिटर्न देखेंगे फाइल करना कैसे होता है। जाएंगे रिटर्न में, रिटर्न डैशबोर्ड, अभी हम क्वार्टर 2 में आ चुके हैं, क्योंकि अप्रैल में जून क्लोज, अब जुलाई अगस्त सितंबर शुरू हो गया, तो क्वार्टर 2 ये ठीक है, यहाँ पे जुलाई सिलेक्ट कर लो। अब जुलाई अगस्त दिखा रहे हैं, आगे सितंबर भी दिखा देगा, तो ये सेकंड क्वार्टर है, ये पूरा जुलाई अगस्त सितंबर हो जाएगा। और अप्रैल मई जून जो है वो खत्म हो गया, अब वो शो नहीं करेगा। अगर आप शो करेगा तब ये फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप जाओगे तो शो करेगा, देखो है ना। अगर आपको सेकंड क्वार्टर की फाइल करना है, अगर आपको कुछ फर्स्ट क्वार्टर में कुछ देखना है तो जा सकते हो, अगर आपको कुछ देखना नहीं है तो सेकंड क्वार्टर में जाओ, फाइलिंग में जाओ, जुलाई में क्लिक करो और ये सर्च, ये सब जगह एक ही है, आप इसको देख के रखो, ऐसे ही होगा। उसके बाद जाएंगे हम जीएसटीआर 1, ये क्लिक करेंगे, ये 2A है, ये परचेज का रिपोर्ट होता है, जो भी आपने इस मंथ के अंदर परचेज किया वो आपको दिखेगा। जो भी आपका आईटीसी क्लेम होता है वो यहाँ से होगा। हमेशा याद रखना जो इनपुट आउटपुट टैक्स जो होता है 3B में, ये 3B है, इसमें आउटपुट टैक्स होगा, लेकिन ये 2B में जो आपका आईटीसी स्टेटमेंट दिखा रहा है, इसमें जितना भी आईटीसी होगा ना वो माइनस करके उसके बाद लायबिलिटी आपको पे करना है। तो हमेशा याद रखना है जीएसटीआर 1 में सिर्फ सेल रिटर्न जाएगा, जीएसटीआर 2
बी में आपको देखना है कितना आपका आईटीसी है, मतलब लोगों ने आपके परचेस पे कितना आईटीसी क्लेम दिखा रहा है, कितने लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया, कितना आईटीसी क्लेम दिखा रहा है। तो अगर आप 3B जैसे प्रिपेयर करोगे, 3B में आपको पेमेंट करनी होती है। 3B में आउटपुट टैक्स, जो भी आपकी आउटपुट टैक्स होगी सेल की आउटपुट टैक्स माइनस 2B में जो भी आ रहा है वो माइनस करके आपको फाइनल 3B में पेमेंट करना है। फिर से बता रहा हूँ, GSTR 1 आप जैसे GSTR फाइल कर रहे हो, GSTR 1 फाइल करोगे सेल का रिटर्न, तो लोगों को 2B में दिखेगा, लोगों को 2B में दिखेगा। जो आप GSTR 1 में फाइल करोगे वो लोगों को 2B में दिखेगा, ठीक है ना। 2B में दिखेगा इसलिए कि ये आपका आईटीसी क्लेम के लिए आपने अप्रूवल दे दिया, फाइल कर दिया आपने, यहाँ पे 2B में दिखा दिया। 2B में जैसे ही उनको दिखेगा वो आईटीसी क्लेम करेगा। सेम वैसे ही उसके बाद क्या होगा, 3B फाइल होगा। 3B ये पेमेंट का रिटर्न है, मंथली इसको 20th से पहले करना होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, इसको बनाओगे, इसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब आपकी जो भी सेल के अंडर जो आपका टैक्स बनता है, आपने जो सेल किया है, GSTR 1 जो GSTR 1 जाता है ना, सेल रिटर्न है। सपोज करो ये सेल रिटर्न है, आपने जितने लोगों को सेल किया ना उसकी सारी डिटेल इसमें होगा। हमने इस महीना कोई सेल नहीं किया तो हम इस पर क्लिक करके नील रिटर्न फाइल करेंगे। एग्जाम्पल नील रिटर्न का देखेंगे कैसे होता है। अगर सेल किए होते, सपोज करो 100 बंदे को हमने 200 बंदे को सेल किया, वो 200 बंदे का जो GST का नंबर है वो शो होगा, उसके डिटेल्स होगा, जितने भी हमने टैक्स उन पे कलेक्ट करा है वो कलेक्शन के जो अमाउंट है वो इसमें पे होगा 3B में। 3B में पे करते वक्त हमें क्या देखना है कि आउटपुट टैक्स हमारा जो है GSTR 1 का, उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। GSTR 1 का जो भी टैक्स होगा ना वो आउटपुट टैक्स है। तो आउटपुट टैक्स यहाँ पे हम क्लेम करेंगे, आउटपुट टैक्स हमें पे करना है तो क्लेम करेंगे क्या, GSTR 2B में हमारी आईटीसी कितनी है परचेज पे। हम सेल पे आउटपुट टैक्स देते हैं और परचेज पे आईटीसी क्लेम करते हैं। तो 3B में हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे हमारी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, मतलब मार्केट में हमें गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, मार्केट से कितना पैसा कलेक्ट किया, कितना गवर्नमेंट को देना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारी सेल के अगेंस्ट में पब्लिक से हमने कितना पैसा कलेक्ट किया। अब जितना कलेक्ट कर लिया उसमें से हमने कितना पैसा परचेज पे किया लोगों को, वो माइनस करने के बाद उसके बाद जो है आप उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा GSTR 1। GSTR 1 को आप फाइल करते, नील रिटर्न कैसे फाइल करते हो वो देख लेते। बिल्कुल नील, कोई सेल परचेज नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो नील नहीं होगा। नील एकदम सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करो फाइल नील रिटर्न, कुछ नहीं पूछेगा, जस्ट पूछेगा डिक्लेरेशन। क्या पूछ रहा है, नोट नील फ्रॉम GSTR 1 कैन बी फाइल्ड बाय यू इफ यू हैव नो आउटवर्ड सप्लाई, कोई सप्लाई नहीं है अगर, तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, फाइल स्टेटमेंट, फाइल स्टेटमेंट के बाद ये ऑथेंटिकेशन पूछेगा, हमने यहाँ पे ओके करना है। इसका जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसका नाम आएगा जो रजिस्टर्ड है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ आपको बताया था पहले भी, यहाँ पे जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन देख सकते हो किसके नाम से कौन ऑथराइज है, उसको रजिस्ट्रेशन 6 में जाकर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी आपको दोबारा देखना है, दिखा दूंगा। अब फाइल विद EBC, फाइल विद DSC, दो ऑप्शन है, एक कंपनी के लिए दोनों ऑप्शन है, या तो DSC होता है कंपनी का, इस बंदे का जो है ये ऑथराइज पर्सन का, या तो DSC हो आपके पास तो DSC लगा दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर DSC नहीं है तो आप EBC करो, आधार OTP की वेरिफिकेशन के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर दो तो ये OTP आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ये मेल पे ID गया, मेल पे OTP गया, दो जगह जाता है, या मेल पे भी जाएगा, फ़ोन पे भी जाएगा। तो दोनों जगह से कोई भी जगह से आप OTP लो और यहाँ डाल दो, तो उसके बाद आपके पास ये रिटर्न फाइल हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम मेल से उठाते, मेल पे आएगी, देख लेते, ये आ गया। ये OTP है, ठीक है ना, ये OTP डाला। नील रिटर्न बिल्कुल सिंपल है, वेरीफाई कर दो बस, नील रिटर्न फाइल हो गया, ठीक है। DSC लगाओगे तो M साइनर जरूर डाउनलोड कर लेना, M साइनर गूगल में सर्च करना, M साइनर, और मुद्रा ई साइन, DSC मुद्रा कर देना, तो ये दोनों आ जाएगा। दोनों डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेना।
डाउनलोड करने के बाद ही डीएससी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एम साइनर मस्ट है, ठीक है ना, उसको रन करना पड़ेगा। अब ये फाइल हो चुका है, देखो ये यहाँ पे अप्रूवल दे दिया, सक्सेसफुली फाइल, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मैसेज आया, पहले हम मैसेज भी चेक कर लेते हैं। ये इंटीमेशन आ गया, जीएसटीआर फाइल, एक्नॉलेजमेंट दे दिया। ये एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट देख लेना, इन्होंने दे दिया, बोला फाइल हो चुका है, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आ गया, एआरएन नंबर, ये फाइल हो गया, ओके। जीएसटीआर 1 का ये एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। आप करेंगे 3B। अच्छा 3B जो है ना, अगर आपको इनपुट लेना है, अगर आपकी कोई सेल है, अगर आपको इनपुट लेना है तब तो आप 13 दिन तक वेट करना। अगर आपको इनपुट नहीं लेना, कोई आपका नील रिटर्न जाएगा, इनपुट मत लेना, नील रिटर्न जाएगा, तो आप क्या करना, 13 नील रिटर्न जाएगा तो कभी भी फाइल कर दो 1 तारीख के बाद। जैसे पहले जीएसटीआर 1 फाइल होगा, सबसे पहले जीएसटीआर 1 फाइल होगा, ये याद रखना। पहले 3B में मत जाना, 3B आपको फाइल करने देगा भी नहीं। सबसे पहले जीएसटीआर 1 फाइल होगा, सेल रिटर्न। जब जीएसटीआर रिटर्न फाइल हो तब जाओगे आप 3B में। अगर नील रिटर्न है तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद नील रिटर्न 3B भी आप फाइल कर सकते हो। अगर जीएसटीआर 1 में सेल है तो पहले सेल रिटर्न का सारे डिटेल्स डाल के उसको फाइल करो, उसके बाद 13 तारीख तक वेट करो। 13 को रात तक आपके पास जनरेट होकर आ जाएगा। 14 तारीख को सपोज करो आपके पास जनरेट होकर आ गया 2B जैसे जनरेट होकर आया, उसमें से आईटीसी क्लेम करो। कैसे करोगे, पहले आप 3B में जाना, 3B में जाने के बाद सबसे पहले क्या करना, डैशबोर्ड, जुलाई अगस्त का फाइल करना है, सॉरी जुलाई का फाइल करना है अगस्त में। तो सबसे पहले जीएसटीआर 1 क्लिक करना। ये फाइल हो चुका है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको 3B फाइल करना है। ये जब फाइल हो गया ना, बस हो गया। पहले आपको वहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है, फाइल आपको सारे दिख जाएगा कौन कौन सा फाइल करना है, ये और ये फाइल करना होता है। तो आपको दिख गया ये फाइल है, तब आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका नील रिटर्न है तो आप इमीडिएटली 3B फाइल कर सकते हो आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1। और अगर आपकी नील रिटर्न नहीं है तो पहले जीएसटीआर 1 फाइल करो, उसके बाद 13 तारीख तक वेट करो। 14 को आप 3B फाइल करना, 14 के बाद 20 तक फाइल करना। ये इसलिए वेट करने के लिए बोल रहा हूँ। पहले ना इस पे देखो, आपकी आउटपुट लायबिलिटी तो आपके पास पता है आपको कितना करना है जीएसटीआर 1 का, उसमें आपको आईटीसी क्लेम भी लेना है। तो जितना आपने परचेज पे, रॉ मटेरियल परचेज पे आपने जो भी आपने आईटीसी पे किया है या कोई भी सर्विसेज लिया है, उस पर जो आईटीसी पे किया है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको क्लिक करके आप देख सकते हो क्या आपका आईटीसी है। ये आपको 13 तारीख के बाद जनरेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो जीएसटीआर 2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट 13 अगस्त 2023। ये आपको खुद ही बोल दिया, मेरे बोलने से पहले ही वो बोल रहा है कि भाई ये 13 तारीख के बाद ही फाइल होगा, 13 तारीख के बाद ही आपको दिखेगा। अगर आप अभी फाइल करोगे, तुक्के मार के फाइल करोगे तो उसमें आपका मिसमैच हो जाएगा, तो नोटिस आ जाएगा। जीएसटी वाले नोटिस देने में सबसे आगे हैं, ठीक है ना। नोटिस आ जाएगा, थोड़ा सा भी मिसमैच होगा ना तो आपके पास नोटिस आ जाएगा, चाहे 10 रुपये का मिसमैच क्यों ना हो, नोटिस आ जाएगा। ये सोच के चलना, तो इसीलिए वेट करना। 13 अगस्त बोल रहे हैं, मतलब हर महीने के 13 तारीख को आपके पास ये जनरेट होके आ जाएगा। 14 को जाना, 14 तारीख को कट ऑफ डेट, 13 को 14 को जाना। 14 को क्या करना, 2B फाइल करना। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन है, बार बार बोल रहा हूँ ट्रांजैक्शन है, तो अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो जीएसटीआर फाइल करने के बाद जैसे भी मर्जी आप उसी दिन फाइल करो, चाहे 20 तारीख से पहले कभी भी फाइल करो, योर विश। लेकिन हम आज ही फाइल करेंगे। हमने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, अब 2B आज ही फाइल करेंगे। क्यों, हमारी कोई सेल नहीं है, ये नील रिटर्न गया, ये भी नील रिटर्न जाएगा, ये भी नील रिटर्न जाएगा, क्योंकि ये नील रिटर्न गया सेल तो हमारा आउटपुट लायबिलिटी जो है कुछ नहीं है, तो ये नील रिटर्न जाएगा। अगर नील रिटर्न नहीं होता, हमारी कई सारी कंपनी है और किसी में सेल होगा, इस पे नहीं है, तो अगर नील रिटर्न नहीं जाएगा तो
आपका हो सकता है कि कुछ सेल्स हो, तो सेल्स लेटर में अगर कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है, ये फाइल किया है, तो कट ऑफ डेट तक वेट करो, 13 तारीख तक वेट करो, 14 ऑनवर्ड्स आप जाओ, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद जितना भी आईटीसी दिखेगा, ये 3B में आप क्या करो, आउटपुट लाइबिलिटी में आपने जितना भी सेल किया है, फिर से सुन लो, जीएसटीआर 1 में जितना भी आपने सेल किया हुआ है, सपोज करो 5 लाख का माल बेचा, 5 लाख पे आपने सपोज करो 10,000 का टैक्स लिया, सपोज, है ना, 18% लिया, ठीक है, 10 लाख लिया, 10 लाख का माल बेचा, 18% लिया, तो 1,80,000 का सपोज करो आपका टैक्स बन गया। तो अगर आपने 10 लाख का माल बेचा है, तो जीएसटीआर 1 में पहले आपको 10 लाख दिखाना पड़ेगा और उसका टैक्स भी दिखाना पड़ेगा, कितना का आपने टैक्स उसमें आपने चार्ज किया था। तो जीएसटीआर 1 में सारी रिपोर्ट जाएगी, 2B में जनरेट हो जाएगा। वैसे ही हमने ये 13 तारीख तक फाइल कर देना सेल का रिटर्न। सेम वैसे आपने जो परचेस किया, तो आपके जो परचेस है, तो सामने वाला कोई ना कोई तो आपको सेल किया, तभी तो आपका परचेस है, वो भी आपका 13 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। तो सॉरी 11 तारीख तक फाइल करेगा, तो आपको जो है कट ऑफ डेट 13 के बाद आपका 14 को दिख जाएगा, 2B में आपको दिख जाएगा। सेम वैसे आप जो सेल कर रहे हो पार्टी को, तभी 2B में दिखेगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे। तो आप 11 तक फाइल कर दो, 13 तक वेट है, कट ऑफ डेट है, 14 को उनको दिख जाएगा। आपके सेल जैसे ही आप फाइल करोगे, उनको भी दिख जाएगा कि आपने आईटीसी क्लेम जो है उनको दे दिया, तो वो जो है ना 2B से आईटीसी क्लेम लेंगे। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उनको 2B में नहीं दिखेगा, तो जो आपको जो पैसा दिया ना परचेज पे, वो आपको उनको नहीं मिलेगा। फिर वो आपका दिमाग खाएगा, फ़ोन करेगा, भाई आपने क्यों रिटर्न फाइल नहीं किया। तो ऐसा गलती मत करना। आपने जो भी परचेज किया है, आपको जैसे इनपुट की जल्दी है कि भाई अपने टाइम पे इनपुट मिले, वैसे गवर्नमेंट को भी पैसा टाइम से मिलना चाहिए, वैसे आपको कस्टमर का भी रिटर्न आपको टाइम से फाइल करना चाहिए। तो आपको कंप्लायंसेस का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करोगे, तो जो आपसे जो माल परचेज किया है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर वो तो B2B है। अगर आपने B2C को दिया है, तो सरकार को पैसा जो है आप नहीं दे रहे हो आप, क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो सरकार को आप पैसा कैसे दोगे। जब जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तभी तो आप 3B फाइल करोगे। तो आप सरकार को पैसा नहीं दे रहे हो, तो सरकार को टाइम से पैसा चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा फिर आपका, इसलिए कंप्लायंस पूरी करो। देखो 2-3 कैच को समझ लो। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, जिसको भी आपने बेचा है, सपोज करो आपने रजिस्टर्ड डीलर को ही बेचा है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट सबके लिए, सपोज करो ये बैंक खाते में पैसा जमा है, वो आपका ही पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सामने वालों को पैसा नहीं मिलेगा। अब एकदम शुरू से बेसिक से समझा देता हूँ, इनपुट टैक्स की ये फाइल रिटर्न करना क्यों टाइमली जरूरी है। सपोज करो आप एक कंपनी चला रहे हो, आप एक कंपनी का मालिक हो, आपके कंपनी में लगा कि मैं एक एसी लगा लेता हूँ। एसी लगाने का कॉस्ट कितना आएगा, चलो एक बहुत बढ़िया एसी लिया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए पे आपने 18% जीएसटी दिया। जो सेलर है ना एसी का डीलर, वो रजिस्टर्ड डीलर है। रजिस्टर्ड डीलर मतलब, कहने का मतलब वो टैक्स में रजिस्टर्ड करवा चुका है, नंबर ले चुका है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डीलर। जीएसटी में कोई भी बंदा अगर रजिस्टर्ड है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डीलर। अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनरजिस्टर्ड डीलर। तो अगर तो आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और जिससे परचेज किया वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, तो आपके लिए जो कॉस्टिंग थी ना 1 लाख का एसी, 1,18,000 आपने जो पे किया है ना, आपके लिए 1,18,000 कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्टिंग सिर्फ 1 लाख है। आप बुक्स में जो है ना इसकी 1 लाख रुपए ही इसका एसी का वैल्यू आप एंट्री करेंगे। जो 18,000 है ना, वो आपको गवर्नमेंट से वापस मिल जाएगा। एकदम बेसिक से समझ लेना, ये फंडा क्लियर बहुत लोगों को नहीं है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों में किसी को क्लियर हो, किसी को ना भी हो, इसीलिए सबको समझाना जरूरी है। अगर आप कंपनी के ऑनर हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आपके पास ट्रांजैक्शन है, अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है अपने बिजनेस के लिए, तो आप रजिस्टर्ड डीलर हो। और जब भी आप परचेज करोगे, कोशिश करना 99.99% की आप रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करें, नहीं तो आपको नुकसान है। नुकसान क्या है पहले ये समझ लो। देखो, अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से अपने परचेज नहीं किया, ठीक है ना, वो जो कहीं से परचेज किया हुआ ना, उसके ना उस पर जीएसटी लगा हुआ होगा पक्का। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया
तो उसके पास ना जीएसटी लग के माल आया, तो उसकी कॉस्टिंग ना बढ़ गई, उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई, जीएसटी लग के माल आया, अब उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा तो वो उसका कॉस्ट हो गया। एग्जाम्पल 100 रुपये का माल है, 100 रुपये का माल है, उसने 18% जीएसटी दे दिया, ठीक है ना। जिससे परचेस किया, सोच लो वो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उस अब कोई ट्रेडर से आप माल ले रहे हो, एक सैमसंग के ही चलो मैन्युफैक्चरर से वो माल लिया, सपोज करो, रजिस्टर नहीं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, केसेस ऐसे मिलेंगे। 100 रुपये का आपने कोई माल लिया, 18 रुपये जीएसटी दिया, 118 में उसकी परचेस कॉस्ट है, जिसकी कॉस्ट 118 रुपये है, वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर कांट क्लेम।